जी नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है पावर रैंक एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो सभी कॉपी पेन साथ में रखें, लिख लिख के याद करना है, ठीक है ना, मेरी क्लास में, और शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। टॉपिक कौन सा है? यूपीएससी। क्या है? यूपीएससी। यूपीएससी। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो हमें पता है कि 1800 ईस्वी में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में व्यापारिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी स्थापित किए। इसके तहत इन्होंने सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रारंभ की। क्या की? नियुक्ति प्रारंभ की। और ये नियुक्ति है जो नामांकन के आधार पर होती थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देगी तो ब्रिटेन की संसद है उसे सिविल सेवक नियुक्त कर देगी, और नामांकन के आधार पर कि जिसका नाम दिया उसी को शामिल किया। ये प्रक्रिया है जो 1854 तक चलती रही। 1854 तक ये प्रक्रिया है जो चलती रही। 1854 तक। 1854 में एक रिपोर्ट आती है लॉर्ड मेकाले की। लॉर्ड मेकाले व्यक्ति था जिन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर इसने कहा कि जो आप नामांकन करते हो ना, उसके स्थान पर सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। और प्रतियोगी परीक्षा है ना जो, वो कहाँ होगी? लंदन में होगी। ये व्यवस्था 1854 में प्रारंभ की गई कि जो पहले नामांकन होता था उसके आधार पर नहीं, अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन होगा सिविल सेवक का। इसी आधार पर हम बात करें कि भारत में तो 1855 में भारतीयों के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और ये आयोग था जो लंदन में था। कहाँ था? लंदन में। इसमें जो अगर कोई व्यक्ति है जो भारतीय परीक्षा में शामिल होगा तो उसकी उम्र क्या होगी? 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 से 23 साल। इसी के तहत अपना पहला भारतीय जो सिविल सर्वेंट बना वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में। ठीक है सर। तो हुआ क्या कि अब जब 18 से 23 साल उम्र डिसाइड की गई, तब 1854 से लेके 1864 तक अपना कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय है वो सिविल सर्वेंट में नहीं जा सका। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम भारतीय ऐसा सोचते हैं कि यार चलो अभी तो ग्रेजुएशन हुई है उसके बाद में तैयारी करेंगे, अभी तो 12वीं हुई है उसके बाद में तैयारी करेंगे, अभी बीएड हुई है उसके बाद में तैयारी करेंगे, बीएड तो होने दे। इसी प्रकार हम बात करें कि हमारा पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो 1864 में सिविल सर्वेंट बने। अब 1922 में, याद रखना, क्या याद रखोगे? जो 1854 में प्रारंभ किया गया था, अपने भारतीय कहाँ जाते थे? लंदन में परीक्षा देने जाते थे। कहाँ जाते थे? लंदन में परीक्षा देने जाते थे। तो 1922 में ये व्यवस्था अपने भारत में लेके आए कि भारतीय जो भारत में इलाहाबाद में क्या करेंगे? परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद में दिल्ली में भी दे सकते थे। सबसे पहले इलाहाबाद में परीक्षा दे सकते हैं। ये व्यवस्था 1922 में लेके आए।
ठीक है सर, इतना पढ़ लिया। उसके बाद में हम बात करें तो एक कमीशन आया था, ली कमीशन 1923 में। ली कमीशन 1923, इसने यूपीएससी की सिफारिश की कि भारत में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। सबसे पहले सिफारिश किसने की? तो ली कमीशन ने सिफारिश की भारत में। और लंदन में जिन भारतीयों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसने? लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट के आधार पर। और 1955 में सबसे पहले, अपने आप सभी को पता है 1855 में, सॉरी 1855 में लंदन में क्या हुआ था? भारतीयों क्या परीक्षा दे सकते थे? परीक्षा दे सकते थे, ये अपने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं 1923 में ली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि यूपीएससी की स्थापना है, जो यूपीएससी की स्थापना कहाँ हो सकती है? भारत में। याद करते जाना बच्चों, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसे शिद्दत से याद करते जाना और आप नोट्स बनाते जाना। अभी अपने पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ेंगे, उसको आसानी से देखेंगे। अब देखते हैं 1923 हो गया। उसके बाद में हम देखें 1935 का एक्ट आया। इसके तहत 1 अप्रैल 1937 को भारत में किसकी स्थापना कर दी गई? यूपीएससी की स्थापना कर दी गई। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। तो चलो पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। हमने इतिहास पढ़ा कि 1854 से 1854 में क्या हुआ कि लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट आई। इसके आधार पर भारत के लिए लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई और ये सिर्फ लंदन में आयोग बना। इसकी स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई थी, ये हमने पढ़ लिया। फिर 1855 की बात करें तो भारतीयों के लिए स्थापना की गई और परीक्षा का प्रारंभ कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। पहले जो परीक्षा पास की थी वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में, ये हमने बात की। फिर आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि 1922 में भारत में लोक सेवा आयोग का आयोजन है जो सबसे पहले इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में। उसके बाद में दिल्ली में भी किया गया, दिल्ली में भी किया गया। फिर पढ़ते हैं 1923 में। 1923 में सबसे पहले एक ली कमीशन आया। इसने यूपीएससी की प्रांतों में भी स्थापना की सिफारिश की। फिर आया 1935 में भारत शासन अधिनियम में इसकी सिफारिश के प्रावधान किया गया। और फाइनली 1937 को 1 अप्रैल 1937 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। इसको ये बिल्कुल शॉर्ट में देखें तो ये यात्रा देखते हैं हम। 1854 में लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट, 1855 में लंदन में स्थापना, 1922 में भारत के इलाहाबाद में परीक्षा आयोजन, 1926 में संघ लोक सेवा आयोग, 1923 में संघ लोक सेवा आयोग के लिए ली कमीशन की सिफारिश। फिर ये 1935 है जो फेडरेशन 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना कर दी गई। तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं यूपीएससी को विधिवत रूप से भारत में। अगर बात करें कि सर भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है क्या, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है क्या, तो हमें पता है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। कितने भाग है? टोटल 22 भाग है, 22 भाग है। जिसमें हम बात करें भाग नंबर 14, कौन सा? भाग 14, इसमें है संघ लोक सेवा आयोग। अगर भाग 14 की बात करें तो इसमें टोटल 308 से 323 तक अनुच्छेद है। पर अगर अपने बात करें संघ लोक सेवा आयोग की तो 315 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 315 से स्टार्ट होता है। तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं। चलो परिचय देखें कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 312। इसमें लिखा हुआ है कि संसद है जो संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को। संसद को क्या अधिकार है कि वह संघ या राज्यों के लिए
एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है, बना सकती है। ठीक है सर। अब बात करें भाग 14 315 से 323 तक। हमने पढ़ा है कि भाग 14 है ना जो 308 से शुरू तो, पर अपने पढ़ते हैं यूपीएससी को, तो यूपीएससी तो 315 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 315 से। इसमें क्या लिखा गया? इसमें संरचना, नियुक्ति, निष्कासन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। अब एक नज़र में देख लेते हैं अनुच्छेद जल्दी जल्दी 315 से 323। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 315 जिसमें लिखा है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। संघ यानी कि यूपीएससी, स्टेट के लिए एसपीएससी और जॉइंट स्टेट के लिए जेपीएससी, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त अगर यूपीएससी बनानी है, संघ लोक सेवा आयोग बनाना है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? जेपीएससी। 316 में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि। 316 में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि। याद हो रहा है? कर रहे हो याद? आप करते रहना, बस इसी तरह याद करते रहना, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे हम। हमें कोई नहीं रह सकता कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मोटिवेट कर दिया आपको, तो अब शुरू करते हैं। 315 में हमने क्या पढ़ा? यूपीएससी और जेपीएससी और एसपीएससी। फिर 316 में नियुक्ति और पदावधि। 317 में पद से हटाना या फिर निलंबन करना। 318 में जो कि सेवा शर्तें हैं। 318 में क्या है? सेवा शर्तें। 319 में प्रतिबंध। किस पे प्रतिबंध? आयोग के सदस्यों न रहने पर प्रतिबंध, कि पद धारण करेगा तो उस पर प्रतिबंध, सदस्यों पर प्रतिबंध क्या है? ये आर्टिकल 320 में कृत्य और 321 में कृत्यों का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। आर्टिकल 322 व्यय, लोक सेवा आयोग के व्यय या खर्चे। फिर हम पढ़े आर्टिकल 323, इसमें है लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। यही है बस। अगर हम दोबारा क्या देखें कि सर हम बात करें, हमने क्या बात की? आर्टिकल 315 की। किसकी बात की? आर्टिकल 315। हम देखते हैं आर्टिकल 315 में हमने क्या देखा? यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जेपीएससी। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 316 नियुक्ति व पदावधि। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 317 हटाना व निलंबन। फिर देखते हैं 319 आर्टिकल 317, 318 देखते हैं। 318 में देखें, ये 17 है। 318 में देखें तो 318 में है सेवा शर्तें। क्या है? सेवा शर्तें। 318 में क्या है? सेवा शर्तें। 319 की बात करें, हमने क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहले यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जेपीएससी ये पढ़ा। फिर हम बात करें तो 316 में क्या पढ़ा? नियुक्ति और पदावधि। नियुक्ति भी पढ़ ली। 317 में उसे हटाना और निलंबन। 318 में सेवा शर्तें। 319 की बात करें तो 319 में क्या है? जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के लिए हमने 18 में क्या पढ़ा? सेवा शर्तें। 19 में हम पढ़ेंगे खर्चे, व्यय। 320 में हम पढ़ेंगे कार्य या कृत्य। कार्य याद रखो। 321 में क्या पढ़ेंगे? 321 में हम पढ़ेंगे सर, 321 में पढ़ेंगे विस्तार, कार्यों का विस्तार। और 322 में व्यय। याद रखना, ये गलत हो गया यहाँ पे। 322 में क्या है? व्यय। और 323 में प्रतिवेदन है। तो 319 में क्या है? 319 में देखते हैं क्या है। 319 में प्रतिबंध है। 319 में क्या है? प्रतिबंध है। और 322 में क्या है? व्यय। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो,
आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? एक बार और पढ़ते हैं मेरे नाम से, आपकी सफलता के नाम एक बार और पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सर, आर्टिकल पढ़ें तो आर्टिकल हम पढ़ें तो हमें पता है सर, क्या पता है कि हमें शुरू होती है 315 से। कहाँ से शुरू होता है? 315 से शुरू होता है सर। क्या है? यूपीएससी। फिर होता है जेपीएससी, फिर है स्टेट पीएससी। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 316। 316 में हम पढ़ते हैं सर नियुक्ति, पदावधि। फिर पढ़ते हैं 317। 317 में सर हटाना, हटाना और निलंबन, निलंबन। फिर हम पढ़ते हैं 318। 318 में सर हमने पढ़ा सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। फिर हम 319 देखें, 319, तो 319 में हमने पढ़ा प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए, प्रतिबंध देखा। 320 में देखें तो 320 में हम कार्य देखते हैं, और 321 में देखें तो 321 में हम कार्यों का देखते हैं विस्तार, और 322 देखें तो 322 में हम देखते हैं व्यय, और 323 देखें तो 323 में देखते हैं प्रतिवेदन। क्या देखते हैं? प्रतिवेदन, ये देखते हैं। याद हो जाएगा आपको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम देखते हैं आगे, ये हमने पढ़ दिया। अब पढ़ते हैं मुख्य तथ्य। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है सर राष्ट्रपति। एक सेकंड रुकना आप। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और त्यागपत्र, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्यकाल है 665। याद रखना कि जेपीएससी और स्टेट पीएससी, इनका कार्यकाल 662 है। कितना है? 662। ये पहले जब अपने स्टेट पीसीएस की बात करेंगे ना, स्टेट पीसीएस अपने राजस्थान या किसी बात करें तो पहले 60 वर्ष थी, 660 था। कितना था? 660। फिर इसे 41वां संविधान संशोधन किया गया और इसे 62 कर दिया गया। वैसे अपने यूपीएससी की बात करें तो 665 है। याद रखना, क्या याद रखोगे? 665। अभी आप यूपीएससी का याद रखो, क्या है? 665। अगर बात करें योग्यता की, योग्यता तो संविधान के सदस्यों की संख्या व योग्यता निर्धारित नहीं है। क्या नहीं है? संविधान में क्या नहीं है? संख्या व योग्यता निर्धारित नहीं है। कम से कम आधे सदस्यों का केंद्र व राज्य सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बस इतना याद रखो कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता और संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, पर कम से कम आधे सदस्य जो कि अपने मानते हैं कि यूपीएससी में 1+6 है, तो इसमें 3 सदस्यों का मान लो केंद्र या राज्य के अंतर्गत 10 साल का अनुभव होना ही चाहिए, कम से कम आधे सदस्यों का। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा समझ आ रहा है आपको? मेरे हिसाब से बढ़िया समझ आ रहा है आपको। अगर वेतन की बात करें तो वेतन है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन किस पे भारित होता है? भारत की संचित निधि पर। और सेवा शर्तें, सेवा शर्तें हमने देखा है। सेवा शर्तें किस में देखा है? आर्टिकल 318। याद आ रहा है आपको? आर्टिकल 318 सेवा शर्तें। उपबंध कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 318 उपबंध कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाएगा। और पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के पश्चात पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। याद रखना, पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। हमने पढ़ा नियुक्ति, हमने पढ़ा त्यागपत्र, हमने पढ़ा कार्यकाल, हमने पढ़ा योग्यता, वेतन, सेवा शर्तें, हटाना, पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, समझ रखना, याद रखना। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 315 को विस्तार से। हम पढ़े आर्टिकल 315 को, तो आर्टिकल 315 1 में है यूपीएससी के बारे में। आर्टिकल 315 2 में क्या है? जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी के बारे में अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो जाए, मान लो जैसे राजस्थान है
और एक एमपी मान लो, ये दोनों सहमत हो जाए कि हमें एक दो ज़्यादा यूपीएससी की जरूरत, आरपीएससी की ज़रूरत नहीं है, एक जॉइंट पब्लिक सर्विस बना लेते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस बना लेते हैं, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 315 के तहत जेपीएससी की स्थापना की जाएगी राज्यों के विधानमंडल द्वारा। अब इन दोनों के राज्यों के विधानमंडल है ना, इनके द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, जेपीएससी बनेगा, तब क्या बनेगा, जेपीएससी बनेगा। ठीक है सर, चलते हैं फिर आर्टिकल 315(4) में। 315(4) में बात करें तो राष्ट्रपति के अनुरोध पर, किस पर, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, याद रखो कि राज्यपाल के अनुरोध से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से यूपीएससी क्या करेगी, राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। भाई मान लो, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। आर्टिकल 314, 315 के 4, आर्टिकल 315(4), इसमें क्या लिखा है कि इसमें अगर राज्यपाल अनुरोध करता है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा, और यूपीएससी क्या करेगा, राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत होगा, इसमें ये लिखा है। फिर हम पढ़ते हैं 315(5). 315(5) संदर्भों का अर्थ, जो आयोग प्रश्नगत विषय से संबंध में संघ और राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रश्नगत विषय के संबंध में संघ और राज्यों के आयोग क्या करेगा, यूपीएससी क्या करेगा, संघ और राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। चलो फिर आगे चलते हैं। आर्टिकल 315 पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल, थोड़ा इसका देख लेते हैं अपने एक डायग्राम के माध्यम से, इसका दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, तीनों का। तो कंपेरिजन में देखें तो यूपीएससी का देखें तो गठन कौन करता है, अगर बात करें यूपीएससी की तो भारत के संविधान द्वारा गठन, और एसपीएससी भारत के संविधान द्वारा, और जेपीएससी संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, जेपीएससी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, एसपीएससी की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और जेपीएससी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यूपीएससी को कौन करता है, राष्ट्रपति, और जेपीएससी की राष्ट्रपति है, हमने बात कर ली है। सेवा शर्तें की बात करें, 10 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का इधर भी अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, याद रखो, सेम है। कार्यकाल की बात करें तो 665, 662 और 662, ये हमने पहले बात कर ली है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। आरपीएससी त्यागपत्र किसको देगा, एसपीएससी त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा, और जेपीएससी राष्ट्रपति को देगा। याद हो रहा है आपको? ऐसा मत सोचना कि सर अकेले पढ़ रहे, मैं स्पीड में चल रहा हूँ थोड़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर अब बात करें हटाने की शक्ति, तो हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगर क्या करे न्यायालय, क्या कर दे, कदाचार के आधार पर जांच करे, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकता है। और एसपीएससी में राष्ट्रपति द्वारा कदाचार, दोनों याद रखना। क्या याद रखोगे, एक बात याद रखना बच्चों, क्या कि यूपीएससी है ना, यूपीएससी इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। अगर आरपीएससी या एसपीएससी बात करें, एसपीएससी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र किसे देगा, राज्यपाल को देगा। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। तीनों में हटाता कौन है, राष्ट्रपति। लगा तो राज्यपाल रहा है, राज्यों में कौन लगा रहा है, राज्यपाल लगा रहा है। किसको, जिसको भी लोक सेवक आयोग जो अध्यक्ष घोषित किया जाएगा या फिर नियुक्त किया जा रहा है, उनको कौन लगा रहा है, नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। पर हटा कौन रहा है, राष्ट्रपति हटा रहा है। पुनर्नियुक्ति का पुनर्पात्र नहीं है। अध्यक्ष क्या है, पुनर्पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति का अध्यक्ष पात्र नहीं है यूपीएससी में। और अगर बात करें एसपीएससी में, अगर अध्यक्ष एसपीएससी में मतलब स्टेट की पीसीएस में अगर अध्यक्ष है, तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और सदस्य बन सकता है। पर वह पुनः एसपीएससी का अध्यक्ष ना तो अध्यक्ष बन सकता है, ना ही सदस्य बन सकता है। अगर बात करें जेपीएससी की,
तो यूपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना है उसका अध्यक्ष है जो, वो वापस तो अध्यक्ष नहीं बन सकता, पर वो क्या कर सकता है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। ये बात इसमें लिखी है, ठीक है सर। अगर सदस्यों की बात करें तो सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, नहीं है। ओनली फॉर सदस्य जो अध्यक्ष बन सकते हैं, पर सदस्य पुनः सदस्य नहीं बन सकता, एक बार ही बनेगा। अगर बात करें यूपीएससी में अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है। अगर बात करें, हाँ यूपीएससी में हमने बात की, अब हम बात करते हैं एसपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है। जो व्यक्ति सदस्य है वो क्या कर सकता है, यूपीएससी में अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, परंतु एसपीएससी में अध्यक्ष नहीं बन सकता। एसपीएससी में क्या नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता। फिर बात करें अपने पुनर्नियुक्ति में, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है, एसपीएससी में ये सेम बात है। समझ आ गई होगी आपको। अब कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, कार्यकाल यूपीएससी का कार्यकाल तो कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगा। और हम बात करें एसपीएससी की तो राज्य विधानसभा और जेपीएससी की संसद। अगर हम बात करें प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन यूपीएससी तो देगा राष्ट्रपति को, एसपीएससी देगा राज्यपाल को और जेपीएससी देगा संबंधित राज्य के राज्यपाल को। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जेपीएससी का अध्यक्ष जो प्रतिवेदन किसे देता है, राज्यपाल को देता है। किसे देता है, राज्यपाल को देता है। याद रह जाएगी आपको, मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करें वेतन और खर्चे की। किसकी बात करें, वेतन और खर्चे की। तो वेतन है जो भारत की सिंचित निधि पर भारित होता है। यूपीएससी का वेतन किस पे भारित होता है, भारत की सिंचित निधि पर भारित होता है। और एसपीएससी का वेतन है जो भारत की राज्य की सिंचित निधि पर भारित होता है। किसकी सिंचित निधि पर, राज्य की सिंचित निधि पर भारित होता है। हम बात करें जेपीएससी की संबंधित राज्यों के मध्य विभाजन होता है। 2 राज्यों के मध्य विभाजन होता है कि हाँ भाई, अगर कितने राज्यों में जेपीएससी बनाया गया है, उनके बीच में विभाजन के आधार पर, अनुपात के आधार पर वेतन का निर्धारण होगा। जी सर, समझ आ गया। चलो आप आगे। ये छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है। हमने पढ़ा कि नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। गठन राष्ट्रपति करता है, इसमें राज्यपाल करता है। इसमें संसद की स्वीकृति पर राज्यों द्वारा की जाती है। फिर हम बात करेंगे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल देखें तो 665, 662, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल को देता है, राष्ट्रपति को देगा। निलंबन राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, निलंबन राज्यपाल करता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निलंबन कौन कर सकता है, राज्यपाल करता है। निलंबन कौन करता है, राज्यपाल करता है। पर त्यागपत्र है ना, अगर हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा। दोनों में देखो, जेपीएससी में तो निलंबन भी राष्ट्रपति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति है। पर याद रखें, एसपीएससी में तो निलंबन राज्यपाल कर सकता है, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। इधर यूपीएससी में दोनों राष्ट्रपति काम करेगा। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राज्यपाल को देगा और संबंधित राज्यपाल को देगा। इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, संबंधित राज्यपाल को। ठीक है सर, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 316। हमने पढ़ा था आर्टिकल 316 नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 316 1 में नियुक्ति है, 2 में कार्यकाल है, 3 में त्यागपत्र है। याद रखना, 316 1 में क्या है, 1 में तो नियुक्ति है, राष्ट्रपति करेगा। 316 2 में क्या है, कार्यकाल है 6 से 65 वर्ष और त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। 316 3 में त्यागपत्र है, 3 त्यागपत्र, 2 कार्यकाल और 1 में नियुक्ति। 1 में क्या है, नियुक्ति है। ठीक है सर, आगे चलो। याद हो रहा है, बिल्कुल सर याद हो रहा है। चलते हैं आगे। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 317। हमने पढ़ा कि लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष है या सदस्य को हटाया जाता है या निलंबन किया जाता है। अगर बात करें
जेपीएससी और यूपीएससी की, जेपीएससी और यूपीएससी की, तो दोनों काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा भी और निलंबन भी। अगर बात करें एसपीएससी की, तो निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन करेगा राज्यपाल कर सकता है, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। हमने ये बात देख ली। अगर हम बात करें आर्टिकल 318 की, आर्टिकल 318 की बात करें तो इसमें सेवा शर्तों का उपबंध है। हमने पढ़ा कि 318 में क्या है? सेवा शर्तें हैं। 319 पढ़ा था हमने प्रतिबंध, वो आगे देखेंगे। 318 में क्या है कि सेवा शर्तें, सेवा शर्तें में हम बात करें कि क्या है कि संघ यूपीएससी के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्तों का उपबंध कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संघ आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल करेगा। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 318(1) में, तो इसमें संख्या और व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये चीज़ लिखी हुई है। 318(2) में क्या लिखा है कि कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तों का प्रावधान है। पहले तो सदस्यों की, फिर कर्मचारी, जो आयोग में कर्मचारी है उनकी सेवा शर्तों का। कर्मचारी सर कौन से? या अब देखो कर्मचारी कौन से, इसमें आईएएस, आईपीएस, ये जो कर्मचारी है इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 318(2) में ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 318(1) में क्या लिखी है? सदस्यों की सेवा शर्तें। ठीक है सर, चलो आगे। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 के बारे में पढ़ने से पहले मैं आर्टिकल 317 को थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। अगर हम पढ़ें तो 317 ये रहा। आर्टिकल 317 की बात करें तो 317 को आधार पर, दो आधार पर क्या है कि सदस्यों को हटाया जा सकता है। एक तो कदाचार के आधार पर, एक अन्य आधार पर सीधा राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगर कदाचार के आधार पर है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जांच करेगा। अगर सही पाई जाती है कदाचार तो राष्ट्रपति हटा देगा इसे। ठीक है सर। अन्य आधार क्या है? अन्य आधार या तो दिवालिया घोषित हो जाए या सवैतनिक रोजगार में शामिल हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर न बने रहने के अयोग्य हो। ठीक है सर, ये बात है। अगर हम इसे शॉर्ट में और देखें तो पद से हटाना बिना जांच के, ये पहली तो कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर हटा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है बच्चों? कि अगर आप कदाचार के आधार पर हटा रहे हो तो उसकी जांच कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर आप सीधे हटा रहे हो तो राष्ट्रपति किस आधार पर सीधा हटा सकता है? या तो कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया उसको हटा सकता है, दिवालिया हो गया तो उसको हटा सकता है, मानसिक रोग या शारीरिक विकृति होगी, मानसिक रोग या शारीरिक विकृति होगी तब हटाया जा सकता है, तब हटाया जा सकता है। ठीक है सर, तब हटाया जा सकता है, पता चल गया। हम बात करें हाँ जी सर की, पहली बात तो हमने पढ़ी कि दिवालिया होना, किस आधार पर? दिवालिया हो गया। फिर दूसरी मानसिक और शारीरिक विकृति के आधार पर राष्ट्रपति की राय में। और देखो कार्यकाल के दौरान अन्य सवैतनिक नियोजन धारण करता है, यानी कि लाभ का पद पर है तो भी हटा सकता है। और चौथी है नैतिक अधर्मता, मतलब दोषी पाया जाता है। धार्मिक आधार पे कुछ भी बीच में अगर भी शामिल है तो भी हटाया जा सकता है। थोड़ा और पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? नोट लिखा हुआ है। नोट लिखा है कि निलंबन, सस्पेंशन, जांच के दौरान यूपीएससी जेपीएससी को राष्ट्रपति और एसपीएससी को राज्यपाल निलंबित करने का अधिकार है। ये तो हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें आर्टिकल, हमने पढ़ा 18 पढ़ लिया, अब 19 की बात करते हैं। 19 में हम बात करें कि प्रतिबंध कहाँ कहाँ, कि कोई व्यक्ति, ये हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्त होता है ना, उसके पश्चात वह किसी भी पद पर रहने योग्य नहीं है, यानी वह अधीन नियोजन नहीं कर सकता, पात्र नहीं है, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। और यूपीएससी का सदस्य है जो, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी राज्य का अध्यक्ष बन सकता है। आरपीएससी, जैसे आरपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, अन्यथा नहीं।
फिर हम बात करते हैं कि संविधान में सदस्यों की संख्या और योग्यता के निर्धारण नहीं है। नोट हमने पढ़ा कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, नियुक्ति का पात्र नहीं है, ये बात हमने देख ली। तो चलते हैं आगे, आर्टिकल 319 को एक संक्षिप्त नोट में देखें तो इसमें देखते हैं कि यूपीएससी का अध्यक्ष है जो पात्र क्या है कि नहीं होगा, कोई भी पद पर नहीं होगा अध्यक्ष। अपात्र क्या है, अगर हम बात करें कि भारत में राज्य सरकार के अधीन किसी रोजगार के लिए अयोग्य होगा। अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य सरकारी नौकरियों में अपात्र है, अन्य सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। अगर हम बात करें एसपीएससी के अध्यक्ष की तो एसपीएससी या जेपीएससी या यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। उसी राज्य में पुनर्नियुक्ति के या अन्य रोजगार नहीं पा सकता। एसपीएससी की बात करें तो एसपीएससी के सदस्य की बात करें तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है, उसी एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। सर ये आप कंफ्यूज कर रहे हो, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे हिसाब से, तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, समझते हैं एक आसान भाषा में, जिससे मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ जाए। अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 319 में क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है सर, प्रतिबंध तो है, ये तो हमें पता है। प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध क्या है कि यूपीएससी है ना, यूपीएससी उसका अध्यक्ष, उसका सदस्य, यूपीएससी का अध्यक्ष तो किसी भी सेवा में नहीं जा सकता, वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। समझ आ गया। सदस्य क्या कर सकता है, यूपीएससी का सदस्य क्या कर सकता है, यूपीएससी का सदस्य या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या फिर ये सदस्य किसी स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है। बात सीधी है यार, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन कर लो पर वापस नीचे नहीं जाना। जैसे कि सदस्य है तो अध्यक्ष बन जाए, गलत बात है ना। अध्यक्ष कैसे बन जाएगा, आप सभी को पता है। मान लो आप आईएएस हो, आप उससे नीचे पोस्ट में कैसे जा सकते हो। आप एसडीएम हो तो आप तहसीलदार कैसे बन सकते हो, ये तो बात नहीं सेट बैठेगी ना। इसी प्रकार अध्यक्ष है जो सदस्य नहीं बन सकता, ना ही वो पात्र है। ये बातें हैं आर्टिकल 319 में। किस में है, आर्टिकल 319 में ये बातें हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा आर्टिकल 319। इस क्लास की जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो जाके ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। ये हमने पढ़ दिया, ये भी पढ़ लिया, 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 ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब चलते हैं आर्टिकल 320 पर। आर्टिकल 320 की बात करें तो यूपीएससी के कार्य है परीक्षा का आयोजन करवाना, 2 या 2 से अधिक राज्यों की भर्ती का आयोजन करवाना अनुरोध पर। याद रखना कि सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं पदों के लिए भर्ती के नियम तैयार करना तथा उनमें संशोधन करना, सिविल सेवकों के पदों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की सिफारिश करना, सिविल सेवकों की अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना। यूपीएससी हर वर्ष किसी कार्य की रिपोर्ट है जो किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे सदन के पटल पर रखवाता है। ये एक नोट है, ये भी देख लेते हैं आपने। नोट क्या है, नोट है कि यूपीएससी द्वारा किए गए सुझाव सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, सलाहकार। अगर यूपीएससी को सुझाव दे रही है तो वो सरकार के लिए क्या है, सलाह है। सरकार चाहे तो उसे मान सकती है, चाहे नहीं मान सकती है। सरकार को कारण बताना, सरकार अगर नहीं माने तो इसका कारण बताना होगा। सरकार अगर यूपीएससी की सिफारिश ना माने तो इसका कारण बताना आवश्यक है। अतः यूपीएससी भारत के लिए केवल केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, न कि कार्मिक अधिकरण। यूपीएससी क्या करती है, सिविल सेवकों की नियुक्ति करती है, उनकी पदावधि करती है, उनकी क्या करती है, स्थानांतरण करती है, पदोन्नति करती है,
अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करती है, परीक्षा का आयोजन करता है। ये सारी चीज़ें हैं, कार्य हैं। अब आर्टिकल 321 पढ़ें तो आर्टिकल 321 में विस्तार है। विस्तार कैसे? संसद विधि द्वारा। संसद क्या करेगा? विधि द्वारा। अगर राज्य की कोई भी स्टेट पीसीएस है उसमें कोई भी कार्यों का विस्तार करना है तो वहाँ के राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। अब हम पढ़े आर्टिकल 322। 322 का देखें, आर्टिकल 322 में है व्यय। व्यय होंगे भारत की सिंचित निधि पर भारित है। राज्य लोक सेवा आयोग होगा जिसमें व्यय होंगे जो राज्य की सिंचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब चलते हैं आर्टिकल 323 में। 323 में प्रतिवेदन है। 323 में प्रतिवेदन है। यूपीएससी प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ये कहाँ रखवाएगा? सदन में रखवाएगा, संसद में। और स्टेट पीसीएस में देखें तो हम देखते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल क्या रखवाएगा? प्रतिवेदन किसे देगा? स्टेट पीसीएस प्रतिवेदन किसे देगा? राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल ये कहाँ रखवाएगा? विधानमंडल में रखवाएगा। हमने सब कुछ देख लिया, हमने सभी आर्टिकल देखे। एक बार देखते हैं कि सर कौन कौन से आर्टिकल है, इसका एक बार और रिवीजन, लास्ट बार रिवीजन कर ही लेते हैं बच्चों, पक्का याद हो जाएगा आपको मेरे हिसाब से। हम देखते हैं, एक बार रिवीजन देख ही लेते हैं बच्चों। देखें, हम देखते हैं एक बार सारे आर्टिकल, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर पढ़ें कि सर 2 मिनट रुको, हम पढ़ते हैं कि सर यूपीएससी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर यूपीएससी भारतीय संविधान में देखें तो देखते हैं सर भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक, 323 तक। ठीक है सर, समझ आ गया। फिर हम बात करें आर्टिकल 315 की। किसकी? आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 में देखें तो क्या है? यूपीएससी है। आर्टिकल 316 में देखें तो नियुक्ति है। यूपीएससी का गठन किस में? 315 में। 316 में नियुक्ति व पदावधि है। हमने 316 में देखा था आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 3 देखा। इसमें हमने नियुक्ति देखी, इसमें पदावधि देखी, इसमें त्यागपत्र देखा। फिर हमने देखा आर्टिकल 317। 317 में हटाना और निलंबन। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 318। 318 की बात करें तो 318 में सेवा शर्तें। फिर हम बात करते हैं 319 की। 319 में हम देखते हैं प्रतिबंध कि अध्यक्ष और सदस्यों पर प्रतिबंध क्या होंगे, प्रतिबंध देखते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 320 की, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी के कार्य। फिर हम देखें आर्टिकल 321 की, इसमें देखें तो कार्यों का विस्तार देखते हैं कि विस्तार भी कर सकते हैं। विस्तार कौन करेगा? संसद करेगी और राज्यों में विधानमंडल करेगा। ठीक है सर। फिर हम देखें आर्टिकल 322 को, तो 322 में देखते हैं खर्चे भारत की सिंचित निधि पर भारित होंगे। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 323 में प्रतिवेदन, ये हमने देखा। सारे आर्टिकल हमने पढ़ दिए। आशा करता हूँ आप सभी को यूपीएससी के जो आर्टिकल है वो याद हो चुके होंगे क्लास में ही। आपको अब जाके याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो हम बात करेंगे, अब ये हमने देखा, ये भी देखा। अब देखते हैं प्रथम अध्यक्ष। यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष है जो सर रोस बारकर थे। कौन थे? सर रोस बारकर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रोस बारकर थे 1926 में। वो तो नहीं भूले ना 1922 वाला, आप इलाहाबाद में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा आयोजन की गई थी भारतीयों के लिए, भारत में। फिर हम बात करते हैं कि प्रथम भारतीय तथा स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी थे। कृपलानी साहब थे
जो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। फिर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में प्रथम यूपीएससी का अध्यक्ष आर.एन. बनर्जी थे। प्रथम भारतीय जो यूपीएससी के सदस्य बने तो मोहम्मद राजा अली और टीवी राघवाचारी। अब हम बात करते हैं संरचना की। संरचना कितनी है? 1+6 अध्यक्ष और सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन नहीं है, वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार, जो कि 15 मई 2025 से पद पर कार्यरत है। ये भी आप याद मत करना, आप बस इतना याद करो। कितना? कि पहले अध्यक्ष कौन थे? रोस बारकर थे। फिर स्वतंत्रता के समय पहले भारतीय जो H.K. कृपलानी। अगर बात करें प्रथम भारतीय जो स्वतंत्र भारत में, फिर थे R.K. बनर्जी। प्रथम भारतीय सदस्य राजा अली और राघवाचारी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो ये कुछ अध्यक्षों की सूची है। अध्यक्षों की क्या है? सूची है जिसमें रोस बारकर, डेविल पेरी, गार्डनर, रॉबर्टसन, कृपलानी, H.K. कृपलानी, बनर्जी, गोविंद राजन, हेजम मोदी, झा, डेमेल, सरकार, किदवई, सहारे, कपूर, गुप्ता, बादव। ये प्रथम महिला याद रखो, प्रथम महिला यूपीएससी के अध्यक्ष बनी हुई है, जिनका नाम है R.M. बांधव। याद रखना 1992 में सितंबर 1992 में बनी थी बांधव। R.M. बांधव ये प्रथम महिला थी जो यूपीएससी के अध्यक्ष रही। फिर हम बात करते हैं कि ये सारे कुरैशी, ये आप एक बार नज़र दौड़ा लेना, इसमें ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि वर्तमान में कौन है। इससे पहले के 4 याद रखो, 30 से लेके आपको 33 तक तो याद होना ही चाहिए। प्रदीप कुमार जोशी, फिर मनोज सोनी, फिर प्रीति सूदन, और अब वर्तमान में है जो है अजय कुमार। कौन है वर्तमान में? 34 नंबर पे है अजय कुमार। 15 मई 2025 से अब तक, 15 मई 2025 से अब तक है। ठीक है सर। विशेष प्रावधान है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री क्या है? ये चला था बीच में, काफ़ी टाइम तक ये बहस चली थी। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवा में विशेष ज्ञान व कौशल को लाना। लेटरल एंट्री सिद्धि, जिसको विशेष ज्ञान है और कौशल है, उसका सीधा प्रशासनिक सेवाओं में क्या की जाएगी? एंट्री की जाएगी। यह अनुभव 3 से 5 वर्ष का था। अनुबंध कितने वर्ष का था? 3 से 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 से 5 वर्ष के लिए। विस्तार, कार्यकाल व कार्य भूमिका बढ़ाई जा सकेगी। इससे क्या होगा? इससे विस्तार होगा, कार्यकाल व कार्य भूमिका। नियुक्ति की है, नियुक्ति है विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं, प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव जरूरी है। आमतौर पर 15 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। कितना अनुभव होना चाहिए? 15 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। तो ये था यूपीएससी। लगभग हम सारा कवर कर चुके हैं। तो कैसी लगी क्लास? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास, और माफ़ी चाहता हूँ कुछ अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई है तो। अगली क्लास में मैं इसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।